Hello friends, welcome to EduTap. So today again in this interview series with toppers, we have a candidate who has recently cleared RBI Grade B exam held in 2021. So I have with me Mr. Apoorv Jain, who is basically from Indore and is engineer by profession. So I welcome you Apoorv to our YouTube channel. थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है अपूर्व एग्जाम क्लियर करके? सर काफी सेटिस्फेक्शन लग रहा है। फाइनली एवरीथिंग, द सर्कल ऑफ एग्जाम एंड द फेलियर द एग्जाम इज ओवर फाइनली फॉर मी। तो हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन काफी है एंड रिलीफ वाली फीलिंग भी आई थी। लाइक खुशी से ज्यादा मेरे को रिलीफ लगा था कि अब आई एम सेटल्ड नाउ। अब सच्चाई बता रहा हूँ ये मैं। बिल्कुल, खुशी से ज्यादा रिलीफ सेटिस्फेक्शन, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आपने अभी जो इंजीनियरिंग की कब पास आउट की और उसके बीच में क्या किया? ओके सर। सर मैं बीटेक की थी IIIT जबलपुर से। 2016 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू की थी एंड 2019 वाज माय लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने यूपीएससी के लिए दिया था। उसके अंदर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और 18 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। तो 2019 का रिजल्ट 28 में आया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 2028 के फरवरी में डिसाइड किया था कि मैं बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी करूंगा। आरबीआई ग्रेड बी एंड एसबीआई पीओ दोनों का साथ में शुरू किया था। पीओ मैंने बाद में सोचा, फिर भी लाइक ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर पे आरबीआई ग्रेड बी पहले मेन फोकस था, तो उसकी तैयारी करना शुरू की थी। एंड कोविड के कारण काफी ज्यादा टाइम भी मिल गया। अदरवाइज जो एग्जाम नवंबर में होने वाली थी वो मार्च में हुई, तो उसका काफी टाइम भी मिल गया। तो उस तरीके से तैयारी कर पाया जो बाकी लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाए आज के समय में, क्योंकि ये वापस एग्जाम शेड्यूल पे हो रही है। एंड फिर मार्च में रिजल्ट आया था एसबीआई पीओ का, वो मेरा क्लियर हुआ एंड मैंने 20 जून में ज्वाइन किया था 2021 में एसबीआई। और फाइनली आरबीआई का रिजल्ट आया तो मैं आरबीआई ज्वाइन करूंगा। तो आर यू फीलिंग नाउ, मतलब के एक तरह से कि अब भी कोई आगे प्लान है कुछ करने का, या फीलिंग द एंड ऑफ दिस साइकिल के बस अब आरबीआई में ही काम करना है, यूपीएससी देना है अभी? मोस्ट प्रोबेबली मैं आरबीआई में काम करूंगा। इतना मेरे को खुद का लगता है कि क्योंकि वो जो एग्जॉस्टिंग साइकिल थी वो एंड 2016 एंड से लेके 2021 के आप मिड में समझ लीजिए, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी जब खत्म हुआ तो मैंने फाइनली स्टॉप लगाया था। तो काफी एक्सक्रूशिएटिंग साइकिल थी वो कि एग्जाम फेलियर। तो राइट नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय लाइफ एंड आरबीआई ग्रेड बी में अपना करियर कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और अपूर्व, आपने बोला कि एक एक्सक्रूशिएटिंग साइकिल था, एग्जाम फेलियर बहुत कॉमन है इंडिया में। जॉब्स बहुत कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं। हर एस्पिरेंट हर एग्जाम ये सोच के देता है कि बस इस बार क्लियर करूंगा, बट देन समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू क्लियर, और अदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट एबल टू क्लियर एंड वन ऑफ द टाइम्स यू आर एबल टू गेट दैट जॉब। बट जो फेलियर्स आते हैं बार बार लगातार, उससे बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, और अगर हुआ तो आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया? ऑफ कोर्स डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है एंड उसको हैंडल तो सही तरीके से नहीं है। बात वही है कि आपको आप कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में फेल हो गए 2018 में, तो ऑप्शन नहीं है कि एक और प्रिपरेशन करना ही है। फिर 2020 में जब मैं डिसाइड किया कि आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी है, अगर मैं इस बार फेल हो जाता लेट अस अज्यूम, तो ऑप्शन नहीं होता कि इसकी तैयारी वापस शुरू करना। तो इसको डील करने का एक ही तरीका है कि उसी को वापस कंटिन्यू करो। बट आपको अपने फेलियर से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। बहुत कुछ सीख सकते हो, पर आप क्योंकि पॉजिटिव लेना बहुत मुश्किल होता है। जो चीज आप अनसक्सेसफुली चीज कर सकते हो उसे पॉजिटिव लेना बहुत मुश्किल होता है, और नेगेटिव को ध्यान देते नहीं हो। तो सीखना चाहिए कि किस तरह हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं कि आगे जाके सक्सेस मिले। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा मैंने तो काफी चेंज किया था कि लाइक मैं यूपीएससी की जिस प्रिपरेशन करता था वो आउट ऑफ सिलेबस एंड फोकस से तो दूर थी। आरबीआई ग्रेड बी में थोड़ा उसको मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी कि जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा जाए। सिलेबस में काफी स्ट्रिक्ट रहा था। फेज 2 वाज ऑल अबाउट सिलेबस फॉर मी। सिलेबस में कोई चीज नहीं है और वो किसी दूसरी पॉइंट से कनेक्टेड है, मैं उसको नहीं पढ़ा था आखिरी में। शुरुआत में फिर भी फॉर सेक ऑफ नॉलेज और इंटरेस्ट के कारण पढ़ लेते हो। आखिरी के 5-6 महीने मैंने काफी कोशिश की थी कि ऐसी चीज जो आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में नहीं है उसको ना पढ़ा जाए। तो उसके कारण फोकस स्टडी कर सकते हो। बहुत सही। तो ओवरऑल आपने बोला कि मतलब गिरने के बाद उठने का तरीका यही है कि दोबारा अपने गोल पे फोकस करो
पर कोई स्ट्रेस बस्टर था आपकी, कोई ऐसी चीज के शाम को दोस्तों के साथ जाना या फैमिली के साथ बैठना या कोई वीडियो गेम्स, ऐसा कुछ स्ट्रेस बस्टर? सर स्ट्रेस बस्टर जनरली मूवीज हो गई थी, पर अगर दोस्तों के साथ खेलने या घूमने का मौका मिलता था वो तो करते ही थे। एंड मेरे एक दो तीन दोस्त और थे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब इस साल लगभग सभी का हो गया फाइनल। तो उनके साथ भी फोन पे बात करना, व्हाट्सएप पे बात करने में थोड़ा सा रिलीफ होता था। पर ये जो आपने अभी कोट बोला था कि उठ के आपको वापस चढ़ना है, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर लिटरली जब आप पे बीतती है तो बहुत बुरी हालत होती है आपकी। बहुत सही। पेनफुल जर्नी बोल सकते हो आप कुछ लोगों के लिए। अगर आप किसी चीज को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हो कि मेरे को करना है, आप कर नहीं पाते हो, आप उसके लिए मेहनत भी करो, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। पर जब सिलेक्शन नहीं होता आपको भी अपनी कमियां दिखती हैं कि मैंने ये कर सकता था, मैंने वो नहीं किया, तो वो चीज ज्यादा चुभती है आपको। बहुत सही। आपका जो दर्द है ना अपूर्व, वो बिल्कुल अंदर से निकल के आ रहा है। सो आई कैन फील द पेन यू वुड हैव गॉन थ्रू जब आप फेलियर्स कर रहे थे, और आपने जो हार्ड वर्क किया होगा, आई कैन इमेजिन राइट नाउ। यस सर। सो बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू नेक्स्ट सर। मैं यही पूछूंगा कि ओवरऑल अभी आपने तो काफी टाइम लगाया प्रिपरेशन में, कोविड के कारण आपको और भी टाइम मिल गया, बट if somebody has to start fresh and is not from a UPSC background, आपकी क्या एडवाइस होगी? हाउ मच मिनिमम टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? सर ये मेरे हिसाब से स्टूडेंट के बैकग्राउंड पे काफी डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैथ में आप हमेशा स्ट्रांग रहे हो, आपकी कैलकुलेशन हमेशा अच्छी रही है, 10th-12th में आपके अच्छे मार्क्स आते थे, प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या फिर कॉमर्स वगैरह रिलेटेड फील्ड से किए, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को थोड़ा सा इजी वे में ले सकते हो, तो तभी आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उस पर थोड़ा कम फोकस करोगे और आप केवल बेसिक प्रैक्टिस लगाओगे, मॉक्स लगाओगे, तो भी आपका हो जाएगा। तो बैकग्राउंड पर काफी डिपेंड करता है। इसलिए एक एक्चुअल टाइमलाइन देना बहुत मुश्किल है। फेज 2 आप बोल सकते हो कि काफी लोगों को सिमिलर लाइन पे ला देता है, क्योंकि ऐसे मेरे ख्याल से वो ग्रेजुएशन नहीं है जो पूरा सिलेबस एक बार में कवर करे, कुछ ना कुछ आपको अपने एंड से करना ही पड़ेगा वापस। तो फेज 1 में काफी इफेक्ट करता है, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो एक्चुअल टाइम फ्रेम देना मेरी मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऐसे भी एग्जांपल देखे थे 2 महीने 3 महीने में निकाले हैं। अगर वो सच बोल रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ लोग होते हैं 2-3 साल से प्रिपरेशन करते, वो नहीं निकाल पाते। तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल के बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, रेदर देन एक एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम देना। बिल्कुल, ये भी बात सही है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है आपका, क्या एप्टीट्यूड है, क्या कमिटमेंट है, क्या डेडिकेशन है, ये कुछ यस फैक्टर्स सर। हैं जो कि बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, जिनके कारण टाइम लिमिट काफी चेंज हो सकती है। 3 महीने वाली चीज आप शायद 1 साल में करें या शायद कर भी ना पाए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है पूर्व के, आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, बैंकिंग में बहुत मिनिमम एक्सपीरियंस है, पर आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल। तो फाइनेंस बैकग्राउंड होना, या आप बोल सकते हैं कि फाइनेंस बैकग्राउंड ना होना, इज इट समथिंग नेगेटिव फॉर आरबीआई, या फिर फाइनेंस आसानी से पढ़ी जा सकती है आरबीआई के लिए? सर फाइनेंस के ऐसा है कि अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपके पास सही सोर्सेस हैं, अगर आपने सही तरीके से शुरुआत करी है, तो थोड़ा आसान पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप सीधे मार्केट और डेरिवेटिव्स में कूद रहे हो, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप डर के मार के उसको छोड़ दोगे। तो अगर आप बेसिक इकोनॉमी से शुरू करते हैं, ये मेरे ख्याल से जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको काफी एडवांटेज होता है ये, क्योंकि वो यूपीएससी के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लाइक हम लोग एनसीईआरटी शुरू करते हैं 11th-12th, ठीक है, तो उसके कारण हमारा बेसिक जो बैकग्राउंड होता है वो काफी बिल्डअप हो जाता है, तो उसके ऊपर फाइनेंस पढ़ना थोड़ा आसान लगता है। कंसेप्ट चेंज होते हैं, आपको उसको पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ आ जाता है, पर मैनेजेबल होता है। तो अगर आपका फाइनेंस में बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद बेसिक इकोनॉमिक्स, 11th-12th से शुरुआत करो। उसके बाद आप एटलीस्ट इतना खुद को कैपेबल बनाओ कि आप न्यूज़पेपर में जो न्यूज आ रही है समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बीच में न्यूज आई थी कि इन्फ्लेशन हाई है पर आरबीआई रेपो रेट कम नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। अगर आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, रेपो रेट, ग्रोथ, इन्फ्लेशन में इंटरलिंकेज क्या है। तो आप अगर ये स्ट्रॉन्ग करोगे तो एटलीस्ट आप न्यूज समझने लग जाओगे, उसके बाद आप फाइनेंस को थोड़ा सा टैकल कर सकते हो। बहुत सही। आई थिंक आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मतलब पता लग रहा है कि आपने बहुत घुस के तैयारी की है। अब चलिए थोड़ा फेज 1 प्रिपरेशन पे आते हैं, फेज 1 की स्ट्रैटेजी पे। तो फेज 1 में
इंग्लिश तो ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है काफी लोग करते नहीं है, मतलब मॉक टेस्ट के थ्रू जो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो आपकी भी क्या यही अप्रोच थी इंग्लिश के लिए? आपने कुछ पर्टिकुलर लेसन्स लिए? नहीं सर, इंग्लिश के लिए मेरे लिए अप्रोच था। मेरे को मालूम था कि इंग्लिश मेरा ओके है। मैंने एक बार अगर मैं ओवरऑल काउंट किया जाए तो 3-4 घंटे मैंने ओवरऑल दिए होंगे जो मैंने पढ़ा होगा। वो भी मोस्टली ग्रामर ग्रामर्स वो कुछ रूल्स होते, एक बार मैं उसको रिवाइज किया था। प्लस थोड़ा पैराग्राफ, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आरबीआई ग्रेड बी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो पैराग्राफ वगैरह को पढ़ के उसको एनालाइज करना तो आपको आ ही जाता है। हम्म। तो ये ऐसा ओवरऑल काफी आपको बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी इंग्लिश पुअर है देन यू हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश टू, क्योंकि मेरा फेज 1 में इंग्लिश इन जीए के बलबूते पे ही हुआ है, क्योंकि मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग मैंने ये छोड़ा था कि मेरा ठीक है, मेरा हो जाएगा। ये थोड़ा मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था। ये स्ट्रेटेजी बहुत गलत है, क्योंकि मैं खुद को लक्की समझता हूँ कि मेरा फेज 1 क्लियर हो गया, कि एक दो नंबर से मेरा क्यूई एंड रीजनिंग का कट ऑफ पार हुआ था, कि मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की थी। उसके पहले एसबीआई पीओ में भी हो गया था, तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये स्ट्रेटेजी गलत है कि आप केवल बहुत 2 सेक्शन को छोड़ रहे हो। पर क्योंकि मेरा जीए इंग्लिश अच्छा था, तो मैं थोड़ा एक खुद को बोल पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा तो संभाल लेंगे। पर स्ट्रेटेजी सबके लिए सही नहीं रहेगी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आई वाज लकी, आई वाज एबल टू क्लियर फेज 1। बट इंग्लिश अगर आपकी वीक है देन इसको स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि मैंने इस बार भी देखे हैं कि किसी के 9 नंबर्स आए और किसी के 28 नंबर्स आए। यहाँ पे जो 21 नंबर का डिफरेंस है काफी ज्यादा होता है, 10% हो गया ओवरऑल। तो इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है। सिमिलरली अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में एक महीना फिर 15-20 दिन ऑनेस्टली के उसी को देते हैं, तो आपको काफी अच्छा बिल्डअप हो जाता है। ये मैं अपनी हिस्ट्री से नहीं बता रहा, मेरा दोस्त है उसने प्रिपरेशन की थी, तो उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग को अलग से पूरा फोकस करके पढ़ाई की थी, टेस्ट वगैरह लगाए थे, तो ही वाज एबल टू स्कोर 29 इन रीजनिंग। तो फेज 1 का हम पेपर देके निकले थे, ही वाज क्वाइट रिलैक्स, उसका फेज 1 हो जाएगा। और मैं 7 दिन तक परेशान रहा था कि अगर इंडिविजुअल कट ऑफ में अगर मैं रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी, मैं इसलिए लोगों को बताता भी नहीं हूँ। पर मेरे दोस्त ने जो सही स्ट्रेटेजी अपनाई थी मैं वो बता रहा हूँ कि आप 1-1.5 महीना एटलीस्ट अच्छे से फोकस करिए, प्रैक्टिस लगाइए, और अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हैं फिर आप चिंतित दूर कर सकते हैं, चलो ठीक है मेरा अच्छा है। ठीक है, तो क्वांट रीजनिंग का तो आपने बोल ही दिया कि डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। अगर क्वांट रीजनिंग अच्छा भी है, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, यही अपूर्व कह रहे हैं। आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, क्योंकि इनकी पहले ही, चलो ओवर कॉन्फिडेंस था जो भी था, पहले तैयारी थी क्योंकि इनका एसबीआई पीओ भी क्लियर हुआ था। यस सर। चलो मैं जीए पे आता हूँ अपूर्व। जीए बहुत वास्ट है, समुद्र है एक, मतलब है ना, मतलब न्यूज खत्म नहीं होती। पिछली आप पढ़ रहे हो, अगले दिन सुबह फिर 20 न्यूज आ जाती हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट। तो एक लड़ी बनी हुई है न्यूज की जो कभी खत्म नहीं हो रही है। तो जीए को सबसे पहले क्या, मतलब फिल्टर कैसे कर सकते हैं? कुछ टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हैं कि मैं तो 3-4 महीने का ही करूंगा? क्या ऐसे कुछ हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं कि ये स्कोप है, इतना नहीं, बस ये स्कोप है? अगर मंथ्स के बेसिस पे नहीं, तो क्या टाइप्स ऑफ न्यूज के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं कि मैं बस यही पढ़ूंगा, इस टाइप की न्यूज नहीं पढ़ूंगा? तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर टाइप्स ऑफ न्यूज में फिल्टर कर सकते हैं, जैसे जो पॉलिटिकल न्यूज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह में नहीं है, एक्सेप्ट जो पोस्ट वगैरह उसको हटा के, बाकी जो नॉर्मल पॉलिटिक्स होती रहती है इंडिया में या फिर कहीं भी, आप उसको अवॉइड कर सकते हो पूरी तरीके से। आपको बस ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पूरी हो रही है क्या, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पार्टी में कुछ नई मेंबर कुछ नए लीडर आए क्या, आप इन सबको थोड़ा ध्यान दे सकते हो। उसके अलावा सर मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप फर्स्ट बार जब रीड कर रहे हो, उसमें अगर आप ज्यादा रीड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब सेकेंड बार उस चीज को रिवाइज करने आते हो तो वो 1/10 1/20 हो जाना चाहिए कम से कम। फॉर एग्जाम्पल मैं मोस्ट ऑफ द न्यूज मैं पीडीएफ से पढ़ता था, प्लस मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइव मिक्स, ये 2 न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ता हूँ मैं, अभी भी पढ़ता हूँ, ये तो मेरी आदत सी पड़ गई अब। तो इन दोनों पेपर को आप कोशिश करना चाहिए कि 20-20 मिनट में दोनों खत्म हो जाएं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा जो 1.5 घंटा पेपर में लगा देते हैं, वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी। आपको न्यूज की हेडलाइन को देखकर समझना चाहिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर हेडलाइन से न्यूज इंपॉर्टेंट लग भी रही है तो उसके अंदर सारा डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो एग्जॉस्टिवली पूरा बताएगा, पर आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप किसी कोचिंग का मटेरियल डाउनलोड करते हो, अगर आप पीडीएफ करते हो तो उसको हाईलाइट करो, और हाईलाइट भी जैसे मैं जीए के लिए बता रहा हूँ जो प्योरली ऑब्जेक्टिव है, तो केवल उसी पॉइंट को हाईलाइट करो जो आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पूरी कहानी को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई बार न्यूज होती थी जो एक पीडीएफ में एक पेज 2 न्यूज हुई है, वो मैंने उसके अंदर केवल 20 या 25 वर्ड हाईलाइट किए हैं। कई बार तो 10 वर्ड हाईलाइट करने से मेरा काम हो जाता था। तो ताकि मैं जब सेकंड डिवीजन करता था तो
जैसे एक पीडीएफ पढ़ने में को अगर आधा घंटा लगा तो सेकंड रिवीजन 5 मिनट में हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अगर आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो या फिर प्रिंट आउट लेके पढ़ रहे हो, अगर आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो हाईलाइट कर रहे हो, क्योंकि पहली रीडिंग तो एग्जॉस्टिव रखना पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है। पहली रीडिंग में आप यही पता लगाते हो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेसी रहती है, 90% एक्यूरेसी रहेगी। कुछ चीज आप इम्पोर्टेंट होगी, आप उसको छोड़ दोगे। कई चीजें नॉन इम्पोर्टेंट चीज को भी आप हाईलाइट कर दोगे रिवाइज करने के लिए, ये होती है गलती सबसे। बस एटलीस्ट आपको अपना रिवीजन के टाइम मटेरियल रिड्यूस करना चाहिए। तो जीए के लिए मैंने 8 महीने की प्रिपरेशन की थी पूरी, एंड अलग मल्टीपल सोर्स से किया था। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि उसको कांस्टेंट रिवीजन करना और टेस्ट देते रहना। और टेस्ट भी मैंने 10-10 मिनट वाले जो टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस मॉक पे, मैं वो ज्यादा देता था, क्योंकि कहीं भी बैठे बैठे दे दो, ज्यादा रिलैक्स फील में। तो और मेरे दोस्त एक दूसरे को क्वेश्चन भी काफी पूछते हैं। लाइक मैं इंदौर का हूँ, पर मैं प्रिपरेशन, मेरे दोस्त का दिल्ली में घर था तो मैं उधर जाके प्रिपरेशन किया था। तो हम दोनों एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चन पूछते रहते थे, उससे भी रिवीजन होता था। तो ये सब स्ट्रेटेजी अपनाओगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे कम सोर्सेज का, भले पहली रीडिंग कितनी भी बड़ी हो, तो आपके लिए काफी फायदा होगा। तो आपने अभी बोला कि आप इंदौर से दिल्ली गए प्रिपरेशन करने अपने दोस्त के घर। हाँ, क्या ये दोस्त उनके वो अलग से प्रिपरेशन कर रहे थे, और 2 दोस्त थे, उनका माहौल बढ़िया था। वो मैं इंदौर में पढ़ नहीं पा रहा था, एक लेवल के बाद सैचुरेशन आ जाता है किसी भी जगह। अब मैं इंदौर में 2 साल से था, कोविड के टाइम तो पूरे घर पे थे, तो पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो मेरे को लग रहा था कि अगर इस बार भी ग्रेड निकलेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो जो कर सकते कर लें। तो दोस्त के यहाँ चला गया था, एंड मेरे कॉलेज का रूममेट था, तो उसका भी सिलेक्शन हो गया इस बार ग्रेड में, अभिषेक उपाध्याय। तो हम दोनों साथ में फिर एक दूसरे को मॉक लेना, और आप एक रूम में रहते जहाँ पे 3 लोग केवल पढ़ाई कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पे, एक ही एग्जाम को देखते हुए, तो माहौल भी अच्छा बनता है। बहुत सही। ग्रुप स्टडी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, मैं काफी लोगों से सुन चुका हूँ। अच्छा। तो ये चीज और मेरे अंदर मतलब एक नोशन बन गया है कि ग्रुप स्टडी इज वेरी यूजफुल फॉर आरबीआई ग्रेड बी। यस सर। ओवरऑल आपके सोर्सेज क्या था जीए के लिए? सर जीए के लिए न्यूज़पेपर दोनों, उसके मैं नोट्स बनाता था बहुत शॉर्ट में। और उसके अलावा बैंकर्स अड्डा, अफेयर्स क्लाउड, एड्यूटैप, इन तीनों के मैंने सोर्सेज किए थे। पर ये मैंने मल्टीपल सोर्सेज बताए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको हर एक को एक पढ़ता था। अगर मैंने एड्यूटैप पे कोई न्यूज देख ली, वही न्यूज में अगर अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ में देख रहा हूँ, तो मैं उसको स्किप करूंगा, उसको नहीं पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको फिल्टर करना पड़ेगा। एक ही चीज को मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने से अच्छा ये है कि एक ही चीज को एक चीज में पढ़ो, भले मल्टीपल सोर्स का यूज करो, ताकि आप ज्यादा चीजें कवर कर सको। बट सेकेंड रिविजन शुड बी वेरी लिमिटेड। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, एटलीस्ट फॉर जीए। बहुत सही। तो मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ, इन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। पहला के मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ, अगर जा भी रहे हो तो एक चीज एक सोर्स में से पढ़ लिए, वो दूसरी सोर्स में से स्किप करो, ज्यादा मत देखोगे यार इसमें क्या कुछ और है, वो टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट जो आपकी एक रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग है या जो भी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है उस पीडीएफ की, सोर्स की, वो एग्जॉस्टिव हो सकती है, इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, डू नॉट वरी, पैनिक मत होइए। लेकिन वो जो टाइम उसमें लगा है, इंश्योर कीजिए कि उस टाइम में आप रेलेवेंट पॉइंट्स को फिल्टर आउट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब भी आप उसको रिवाइज करें, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए कि अभी आपने 1 घंटा पढ़ा तो कल सुबह उठ के आप उसको सिर्फ 10 मिनट में आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। यस सर। राइट। और बाकी रिवीजन पे फोकस कीजिए, सोर्सेस को ज्यादा मत खोलिए, है ना, कि समुद्र ऐसे में चले जाएं कि फिर बाहर ही ना निकल पाए, तो वो उतने जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको 80 में से 80 नहीं लाने हैं, ये बात भी आपको समझनी होगी। चलिए पूर्व, तो ये बेसिकली फेज 1 के लिए था। अभी मैं फेज 2 पे आता हूँ। सबसे पहले फेज 2 की प्रिपरेशन की आपकी क्या सोर्सेज थी अपूर्व? सर एड्यूटैप था मेन सोर्स, एड्यूटैप इम्पोर्टेंट सोर्स था, क्योंकि पहले मैंने ये परचेज किया था। उसके अलावा और भी कोचिंग्स मैंने यूज किए थे, ये नहीं बोलूंगा कि केवल एड्यूटैप था, और भी कोचिंग मटेरियल मैंने यूज किए थे। बट प्लस मैंने खुद, क्योंकि मेरे टाइम फायदा ये था कि मैंने जनवरी में डिसाइड किया 2020 में कि मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करूंगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। पर कोविड के कारण ये फायदा बोलूं नुकसान बोलूं जो भी है, मार्च में एक्सटेंड हो गया काफी, तो टाइम भी काफी था और पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो मैंने मल्टीपल प्रोसेस यूज किए थे, तो मैं उसको थिन डाउन कर रहा था। लाइक मैनेजमेंट के लिए मैंने बिजनेस वॉल्व और माइंड टूल, ये 2 वेबसाइट काफी फॉलो की थी, क्योंकि इसके अंदर काफी डिटेल एग्जाम्पल के साथ है। ये नाम आप थोड़ा आराम से धीरे से बता देंगे, क्योंकि
जो लोग सुन रहे हैं ना उनको फिर इन नाम्स पे काफी कन्विक्शन आ जाती है, तो अब ये नाम आराम से धीरे धीरे बता दीजिए। ओके सर, बिजनेस बॉल्स एक है, बिजनेस बॉल, एक है माइंड टूल। हम्म। ये दो वेबसाइट मैंने फॉलो की थी फॉर मैनेजमेंट, और पूरा नहीं पढ़ा था, केवल जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स थे उसको जाके मैं केवल एक बार रीड कर दिया था इन वेबसाइट पे जाके। तो उसमें एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, थोड़ी हिस्ट्री दी हुई है कि किस तरह से पर्टिकुलर थ्योरी आई, तो उसके कारण आपको याद करने में आसान होता है आगे का। अगर आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री मालूम है तो आगे की जो उसकी कंसेप्ट है वो याद करने में आसानी होती है। ये थोड़ा मेरे को फायदा हुआ था। ठीक है, ये मैनेजमेंट का हो गया। मैंने बुक कोई प्रेफर नहीं की थी, मैंने बुक डाउनलोड की थी, पढ़ना शुरू भी किया था, पर मेरे को लगा तो टाइम वेस्ट है थोड़ा, तो मैंने उसको नहीं किया था। फाइनेंस के लिए तो मेजर सोर्स एड्यूटेक, अदर कोचिंग मटेरियल्स, प्लस आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि आपको मालूम होगा शायद सर कि मैं कंटेंट राइटिंग के लिए जॉब काम किया मैंने एड्यूटेक में। हाँ जी, तो तो उसके अंदर मैं ये ऑफिशियली बताना भी चाहूंगा कि अपूर्व हमारे साथ एज अ फ्रीलांसर एसोसिएटेड थे और बहुत सारी रिपोर्ट्स इन्होंने हमारे लिए बनाई हैं। तो अपूर्व, थैंक यू फॉर दैट, एंड आई होप ये काम करते करते आपको कुछ फायदा भी हुआ होगा। सर उसी काम करने के कारण मैं वो रिपोर्ट पढ़ा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। ओके। स्पेशली 2020 रिपोर्ट, जब रिसेंट एनुअल रिपोर्ट आई थी, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने कॉल किया था कि अगर आपको जरूरत है एज ए कंटेंट राइटर तो मैं कर लूँ क्या, तो आपने सिर्फ परमिशन दिया था, उसके कारण मैं बुक पढ़ा, रिपोर्ट पूरी पढ़ पाया था। तो अभी मैं कैंडिडेट को सजेस्ट नहीं करूंगा कि सारी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को पढ़ो, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मेरे लिए तो अलग चीज हो गई थी कि मेरे पास टाइम था, ये फैक्ट है, क्योंकि कोविड के कारण काफी डिले हुआ था एग्जाम, प्लस एक जॉब करने की इच्छा भी थी ताकि मैं साइड में थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सकूं, क्योंकि बहुत बोरिंग हो रहा था। तो इसलिए मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी और मेरे को हेल्प भी की। पर अगर आप रिपोर्ट्स नहीं पढ़ के अगर उसकी समरी पढ़ रहे हो जो कोचिंग वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा जब बिजनेस पेपर पे उस रिपोर्ट को लेकर आर्टिकल्स आ रहे हैं वो पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से सफिशियंट होगा रेदर देन गोइंग थ्रू ऑल द रिपोर्ट। तो ये भी मेरा एक उसका मैंने सोचा ये करना चाहिए। उसके अलावा आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप फाइनेंस पढ़ना चाह रहे हो तो। लाइक मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, इससे मेरे को एडवांटेज हुआ था। मैंने 11th 12th की बुक्स पढ़ी थी, मैं मृणाल सर का प्रिपरेशन किया था, मृणाल सर के वीडियोस देखे थे। तो बेसिक इकोनॉमिक्स अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो आप डेरिवेटिव तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर घुसते तो आपको समझ आता है असल में हो क्या रहा है। अदरवाइज आप ऊपर ऊपर से देखते रहोगे, रटने की कोशिश करोगे, पर कुछ हो नहीं पाएगा। ये मेरे फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आरबीआई 2019-20 के नोटिफिकेशन से समझ आ रही है वो है सिलेबस। जैसे आप 2019 और 20 का जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें लोग बोल रहे थे कि मैनेजमेंट का सिलेबस काफी सिमिलर है, तो मेरे हिसाब से काफी डिफरेंस था। जैसे अभी दोनों खोले हुए मेरे पास, 2019 की नोटिफिकेशन में 2019 की नोटिफिकेशन में जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग से मेंशन था। तो इसके अंदर मैंने ये सोच के रखा था कि मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में तो जानना चाहते हैं, प्लस वो प्लानिंग के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहते हैं। तो मैंने थ्योरी ऑफ प्लानिंग वगैरह भी पढ़ी थी जो एडिटर के मटेरियल में प्रोवाइडेड है। पर जब 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर सिंपल ये दिया हुआ था, मैनेजमेंट फंक्शन से मैनेजर रोल, इंडिविजुअल इन फंक्शंस के नाम नहीं दिए हुए थे। तो मैंने ये ऊपर ऊपर से पढ़ा था, मैंने प्लानिंग के अंदर डीप डाइव नहीं लगाई थी। उसी तरह हम मैनेजमेंट के एक और देखते हैं कि 2019 में जो नोटिफिकेशन था उसमें मैनेजमेंट थ्योरीज ओपन एंडेड टॉपिक था। तो जब मैं 2019 के नोटिफिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बहुत सारे मैनेजमेंट थ्योरी के नोट्स बनाए थे। वो नोट्स बहुत छोटे थे कि थ्योरी के नाम, उनके किसने उसको दिया था, और मेजर कंसेप्ट क्या है क्या लिखे। मैंने 10 मतलब 20-25 वर्ड मैक्सिमम में नोट्स बनाए थे एडिटिव के मटेरियल के अलावा और बाकी कोचिंग मटेरियल के अलावा। पर जब हम 2020 के नोटिफिकेशन पे आते हैं तो मैनेजमेंट थ्योरीज के बकायदा नाम दिए हुए हैं कि कंटेंट थ्योरीज में मास्लो, हर्शबर्ग, मैक्लेन एंड एल्डरफर आएगी, प्रोसेस थ्योरी में एडम, इक्विटी, ब्रूम्स, एक्सपेक्टेंसी आएगी। तो जब मैंने 2020 का नोटिफिकेशन आया तो मैंने अपने बाकी नोट्स को इग्नोर किया था और जो ये थ्योरी थी उन्हीं पे फोकस किया था। तो ये मैं मानता हूँ कि सिलेबस को देखना है अच्छे से। आप बोल सकते हो कि टॉपिक सेम है, असल में सेम नहीं है, उन्होंने अंदर कंटेंट पूरा बदल दिया है। और मैंने, क्योंकि अब नंबर आए नहीं, अभी मेरे को मालूम नहीं है, पर जो क्वेश्चन आए थे वो सिलेबस में से ही आया था। ऐसा उन्होंने आउट ऑफ बाउंड क्वेश्चन दिए नहीं थे। आरबीआई का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो लोग क्वेश्चन कवर कर ही नहीं सकते। लाइक देयर 13 क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट और टॉपिक से देखेंगे तो 60-70 मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, तो इम्पॉसिबल है वो। तो बेटर रेदर देन गोइंग थ्रू एवरीथिंग यू शुड जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, इट विल हेल्प यू लॉट टू फोकस योर प्रिपरेशन। बहुत अच्छा मैसेज है कि सिलेबस एक ऐसी चीज है
जो आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, सिलेबस यस आपके सर। दिमाग में एक मतलब छप जाना चाहिए एक तस्वीर की तरह, ताकि अब कोई भी करंट अफेयर्स भी पढ़े तभी आप मैप कर पाए कि यार ये वाला टॉपिक से रिलेटेड है ये करंट। इतनी यस ज्यादा सर। आपको सिलेबस की मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि आप बिना देखे उस पूरे सिलेबस को बता पाए। ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया और सिलेबस की इंपॉर्टेंस बताई। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपने देखे थे और उनकी आपको लगा कुछ इंपॉर्टेंस है? यस सर, बिल्कुल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको देखना ही चाहिए, जितने अवेलेबल हो सके वो आपको देखना चाहिए। अब हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स का पैटर्न इस बार बिल्कुल चेंज हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो उस प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते जो प्रिपरेशन की थी वो वेस्ट हो गई। हम्म, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। बस आपको उसको थोड़ा सा यानी ध्यान से पढ़ना है। सिलेबस यानी क्वेश्चन कठिन हुए थे, पर वो सिलेबस के बाहर नहीं गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड में ही थे, बस उनका पूछने का तरीका बदल गया था। लाइक 2020 में कुछ चीज हुई है तो पिछले साल के हिसाब से 2020 का पूछ लेंगे, इस बार उन्होंने 2019 का पूछ लिया था, पर पैटर्न वही था। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन देखना चाहिए। इंटरव्यू के अगर आप आर्टिकल से वीडियो देखते हो वो भी देखना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी देख सकते हो, तो आप ये पता कर सकते हो आप किस कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सूटेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी लेके उसमें घुस जाओ। आपकी एक सूटेबिलिटी होती है, आपकी खुद की एक चॉइस होती है। आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी देखो, उसमें आपको लग रहा है हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इससे अच्छा भी कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी सही है कि गलत है, ये एनालाइज करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेंगे। कि आप मान लो आपने एक महीना बैठ के कोई टॉपिक पढ़ा, आप प्रीवियस ईयर पेपर के उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी एक लेवल तक सही है। प्लस मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, जैसा भी हो। अगर आप अपने दोस्त के साथ हो, एक दूसरे से क्वेश्चन ही पूछ लो, वो भी काफी बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे बैठे बैठे अपने दोस्त से पूछ लो कि ये किसने कहा था, या फिर पर्टिकुलर चीज से क्या चीज इम्पैक्ट होती है, तो इससे काफी रिवीजन होता है आपका। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू चेक करते रहना चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अगर नहीं जा रही तो चेंज कर दो, पर ये चेंजेस 4-5 महीने पहले ऑफ एग्जामिनेशन रुक जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो, क्योंकि वो काफी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकती है आपके लिए। बहुत सही, बहुत क्लियर थॉट्स हैं आपके। अब वो एक बात बताओ, मेरे दिमाग में ऐसी आ रही है क्वेश्चन पूछते पूछते, जब आप जैसे 3 लोग मिलके तैयारी कर रहे हैं एक ही रूम में, है ना? हम्म। कोई एजुकेटर, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं आरबीआई के डोमेन में, कोई एजुकेटर वीडियो डाल रहा है, पास्ट ईयर कट ऑफ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये है ना, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो क्या यस सर। रिएक्शन होता है मतलब वो वीडियो देख के? मतलब कुछ लगता है कि कुछ पता लगा, या फिर ऐसा लगता है कि यार ये क्या बकर कर रहे हैं यार, टाइम पास कर रहे हैं, हमें सब पता है? सर हमें सब पता है वाली फीलिंग मेरी 2019 में खत्म हो गई थी। उसके पहले फिर भी कॉन्फिडेंस था खुद पे कि हाँ मैं नॉलेजेबल हूँ, पर 2019 में जब फेल हुआ तो उसके वाला कि कुछ नहीं मालूम है। अज्यूम करो आप बेवकूफ हो, तो उसके हिसाब से भले सामने वाली चीज अगर आपको लग भी रही है बकर है, तो उसको बंद कर दो। पर ये सोचते हुए कि ठीक है मैं कुछ और अल्टरनेटिव देखूंगा। मैंने यही कहा था कि आप अपने आप की स्ट्रेटेजी, आपकी जो चॉइस ले रहे हो उसको चेक करते रहो थ्रू मॉक टेस्ट, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, या फिर दोस्त से क्वेश्चन पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और आपका ग्रुप सर्कल भी ऐसा, ग्रुप भी आपका ऐसा होना चाहिए जो फोकस्ड हो, रेदर देन अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो जिसका एम यूपीपीएससी हो गया फिर यूपीएससी हो गया, तो आप इतना ज्यादा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाओगे। तो ये भी जरूरी है। बट ये अज्यूम करना कि आपको सब आता है, ये मैंने भी किया था अज्यूम फेज 1 में। अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। मैं इंटरव्यू के, मैं फेज 2 का पेपर भी नहीं दे पाता अगर एक क्वेश्चन भी मेरा गलत हो जाता तो ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत बेकार चीज होती है। इसको जितना आप अवॉइड कर सको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, अब एफएम की बात ही कर रहे थे हम, तो एफएम में न्यूमेरिकल वगैरह आप पढ़ के गए थे, या आपको तभी लग रहा था कि अब न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे? सर न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ ऐसा था जो सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, जो मेरे को ऊपर ऊपर से देखते ही समझ आ रहे थे कि इसमें हो क्या रहा है, वो मैंने देख लिए थे। एंड एसएस मैंने उसकी टेस्ट वगैरह नहीं लगाया था, पर देख लिया था। और जो टफ टफ तो नहीं बोलूंगा, जो कॉम्प्लिकेटेड तो बॉन्ड्स वगैरह में कुछ चीज होती है जो आखिरी आखिरी में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, वो मैं उसको मैं छोड़ के गया था। और न्यूमेरिकल शायद एक आया था इस बार फाइनेंस से, पर काफी सिंपल था वो, उसमें ज्यादा टफ नहीं था। मेरे ख्याल से स्टॉक का कुछ प्राइस निकालना था, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है। पर वो अगर आप बेसिक करोगे ठीक है, पर ज्यादा अंदर घुसा नहीं था मैंने। हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी अगले एग्जाम में काम नहीं आए, ये भी हो सकता है। हो सकता है अगली बार 4-5 न्यूमेरिकल्स वो लोग दे दें, तो ये भी मैं बोलूंगा सही नहीं है। बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है
तो बाकी चीज भी 2-3 दिन दे के एक बार देख लो, उसके फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि पढ़ के चले जाओ। मैं करके नहीं गया, मेरा हो गया, ये किस्मत हो सकती है, हो सकता है आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना हो। बिल्कुल, ये बात बहुत सही की कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल एक ऐसा मत सोचो कि एक लाइन मार ली और इसी पे चलना है। इफ यू हैव यस टाइम, सर। ट्राई टू ब्रॉडन द हॉरिजन, थोड़ा अलग प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। लास्ट होते ईयर रहते। इतना नहीं था, पर शायद वो हम्म। पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं डालना चाहते थे। पर अगर इसी सिलेबस पर वो हम्म। पेपर करते रहेंगे और वैसा ही पेपर आता रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ अ, उस सिलेबस से बाहर टॉपिक से पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव हम्म। क्वेश्चंस मुश्किल डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल डाल सकते हैं। तो थोड़े बहुत चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना होगा। रहना चाहिए। यस सर। अब ईएसआई पे आते हैं अपूर्व। तो हम्म। ईएसआई में भी अब जो हमारी प्रिपरेशन की डिवीजन है वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स में रहती है मेनली। यस सर। तो स्टैटिक पार्ट, अब पहले ऑब्जेक्टिव पेपर था तो लोग काफी छोड़ भी जाते थे कि इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ लिया काफी है। यस सर। लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो नीचे वाले चैप्टर भी, सोशल इश्यूज वाले भी थोड़ा बहुत तो पढ़ने पड़ेंगे टू हैव ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। तब कैसे बैलेंस बिल्कुल आउट सर। कर सकते हैं कि ईएसआई स्टैटिक, जो कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है भी डिस्क्रिप्टिव में, और करंट अफेयर्स जो कि डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर, बहुत वास्ट है, तो हम्म। कैसे बैलेंस करना चाहिए प्रिपरेशन को ईएसआई की? ओके सर। सर ईएसआई में अभी मैं बोल रहा हूँ सोशल, एक कोई कोचिंग मटेरियल आपको अगर सही लग रहा है तो उस पर स्टिक रहिए, प्लस उसको भी थिन आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कोचिंग कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, एंड उनको ऑब्वियसली ग्रामेटिकल वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है, तो उनको थोड़ा बड़ा कंटेंट हो जाता है, तो आप उसको भी काफी हाईलाइट वगैरह करके थिन आउट करिए ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। प्लस मेरे हिसाब से सोशल के लिए एनसीईआरटी ऑफ 12 काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये मैंने यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन किया था, उसके नोट्स बनाए थे मैंने 12th की बुक के, और मैं इस बार क्या वही नोट्स पढ़ के गया था फॉर स्टैटिक पोर्शन, उसमें मेरी हेल्प हुई है। लाइक 2 क्वेश्चन डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रेंड वाला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली वहां से हो सकता है, उसके अलावा और भी सोशल इश्यूज के क्वेश्चन वहां से टैकल कर सकते हो। तो कोचिंग मटेरियल प्लस एनसीईआरटी मेरे ख्याल से सफिशियंट होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इंडिविजुअल टॉपिक को सर्च कर सकते हो नेट पे, और उसके रिलेटेड कुछ करंट अफेयर आपको इंटरेस्टिंग मिल रहा है, कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है, तो आप उसको भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में एकदम अलग अलग हुआ, डिस्क्रिप्टिव में आप कोशिश करिए कि आपको कंसेप्ट मालूम हो मेजर, प्लस आपको उस कंसेप्ट को लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हिस्टोरिकली कुछ इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल्स होकर दिखते हैं तो वो मालूम हो, स्कीम्स मालूम हो। अगर ये सब चीज आपको मालूम रहेगी तो आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो। बिल्कुल सही। यस सर। तो ईएसआई में जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, हम्म। उनको हमें किन किन एरियाज में पढ़ना चाहिए, और करंट अफेयर्स को अगेन किस पर्सपेक्टिव से पढ़ें ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो जाएं, उन्हीं करंट अफेयर्स को फिर हम अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी इंटीग्रेट कर पाए। अच्छा सर। सर ईएसआई में करंट अफेयर आप मैं गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस मानता हूँ, मैं उसी का मैं थोड़ा मेजरली बताऊंगा कि गवर्नमेंट स्कीम को किस तरह टैकल करना है, मैंने किस तरह टैकल किया था, कैसे टैकल करना है। ये तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो जाएगा जो एकदम गलत है। तो मैंने ये किया था कि गवर्नमेंट स्कीम जो इम्पोर्टेंट, मैंने साल भर की पूरी कवर की थी। मैं कोरोना के टाइम की जो स्कीम थी उसको मैंने थोड़ा बहुत स्किप किया था, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्कीम को सरपास करते हुए दूसरी स्कीम लाई थी, तो मैंने पहली स्कीम को हटा के दूसरी स्कीम को ही पढ़ा था। पर मैंने 12th में उसका कवर किया था, पर लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, याद नहीं होता। तो आपको बेसिक वही करना है, स्कीम लिखना है, कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, कब आई है, उसके मेन मेन कंसेप्ट क्या है। प्लस आप ये समझो कि स्कीम लाई क्यों गई है। अगर आपको उसका बैकग्राउंड समझ आ गया, गवर्नमेंट को स्कीम ला रही है तो हवा में से नहीं आता है वो, उसका कुछ रीजन हुआ, वो कुछ प्रॉब्लम है इंडिया में जिसको देखते हुए गवर्नमेंट स्कीम ला रही है। तो उसके लिए बेसिक ये रहेगा कि जब भी स्कीम आती है तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर आपको जरूरत क्यों पड़ी वाली चीज मालूम है तो आप काफी हद तक उसको सब्जेक्टिव में भी हैंडल कर सकते हो कि दिस वाज द इशू, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ब्रॉट दिस एंड इट विल डू दैट। ए से लेके बी से लेके सी वाली चीज बन सकती है। तो पर ये चीज रटने वाली नहीं होती, ये चीज आपको समझना पड़ेगी। तो स्कीम्स आ रही है उसके बारे में अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो रटने वाला क्या हो गया, स्कीम का नाम, मिनिस्ट्री, उसके बेसिक 3-4 कंसेप्ट, तो ओवरऑल काफी कम हो जाता है।
क्योंकि समझने वाली चीज आप एक जगह लिखोगे तो ही नहीं है, वो तो आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। तो आप जब इन चीज को क्यों रिवाइज करते हो, लाइक मेरे दोस्त ने एक्सेल शीट बनाई थी, जिसके साथ मैं रहा था, उसी की बात अभिषेक उपाध्याय। उसने एक्सेल शीट बनाई थी इसी चीज को लेते हुए, उसने मेरे को शेयर की थी, हम दोनों ने उसको एनरिच किया था एक्सेल शीट को। आखिर में वो एक्सेल शीट पढ़ के गए थे और काफी काम आया था, स्पेशली इन ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में भी हम उसको एक्सेल शीट की जो स्कीम्स हम उसको यूज कर रहे थे कि यहाँ पे ये स्कीम फिट हो सकती है, इसको फिट कराओ इस तरीके से। तो हर चीज ऐसा नहीं करना कि कोई स्कीम आई, अगर 2-3 पन्ने की पीडीएफ दी हुई है कोचिंग क्लासेस में, तो वो लोग 2-3 पन्ने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एग्जॉस्टिवली कवर करना चाहते हैं। पर आपको 2-3 पन्ना बार बार नहीं पढ़ना है, आप उसको 20-30 वर्ड में खत्म करो, 5-6 लाइन में खत्म करो, हाईलाइट कर करके। केवल एक एक वर्ड हाईलाइट करो, केवल टू, जैसे पर्टिकुलर स्कीम का अगर गवर्नमेंट आउट वो दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कितना पैसा बजट है, तो उस बजट को केवल हाईलाइट करो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप बजट वर्ड हाईलाइट नहीं करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये रुपया क्या है। तो बस मेन मोटिव ये होना चाहिए कि अगली बार जब रिवाइज करो तो आप कम टाइम में वो चीज वापस पढ़ पाओ, तो आपको याद भी जल्दी होगा, उसको आप तो पढ़ भी सकते हो। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा 1 साल की स्कीम्स और बाकी करंट अफेयर पढ़ना। बिल्कुल सही। तो वो एक्सेल शीट आपने जो बनाई वो उसमें कितनी स्कीम्स डाली आपने अपूर्व? सर उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दोस्त का था, उसने 80-85 डाली थी, 30-40 मैंने खुद से ऐड की थी, तो 100 कुछ हो गया था। पर 100 में 30-40 हमने ऊपर हाईलाइट करके रखा था, जो रिसेंटली आई थी या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक मनरेगा, उसको हमने बार बार रिवाइज किया था। अदर वाले को तो मेरे को ज्यादा याद आ रहा है कि एग्जाम के 3-4 दिन पहले जब मैं रिवाइज किया तो मैंने उनको पढ़ा भी नहीं था, वो छोड़ के गया था। बात वही है कि आप पहली बार प्रिपरेशन करते हो, बहुत कोशिश करते हो जितना हो सके कर लूं, पर रिवीजन के टाइम वो हो नहीं सकता, तो आपको वो चीज थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या अप्रोच थी पूर्व? आपने कुछ प्रैक्टिस की थी या बस 1-2 मॉक टेस्ट लिख के ही आप गए थे? सर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिखा था, पर मैंने एसबीआई पीओ का जो मेंस होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, वो मैंने देखा था, तो मेरे को लगा हाँ मेरा ठीक है, इतना बेकार नहीं है। प्लस मैंने स्ट्रेटेजीज देखी थी टॉपर्स की कि उन्होंने किस तरह क्वेश्चन हैंडल किए थे, पीसी राइटिंग हो गया, ऐसे हो गया, किस तरह उसको हैंडल किए थे। तो मैं स्ट्रेटेजी देखते हुए मैंने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैं ये करूंगा, ये गलती मेरे को किसी भी हालत में नहीं दोहरानी है, वो मैं ये सोच के गया था। मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, पर ये सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। अगेन, अगर आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने तो प्रैक्टिस करिए, वो जरूरी है। बिल्कुल। और आपने किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अटेम्प्ट किया तीनों क्वेश्चंस को इंग्लिश में, एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन, और क्यों? सर मैंने कॉम्प्रिहेंशन पहले किया था, फिर प्रेसी राइटिंग किया था, फिर ऐसे किया था। Why? उसका रीजन ये था कि सो कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग करने के बाद मेरे को ऐसा, ये मेरे को मालूम नहीं है कि ये सच है कि क्या मेरे दिमाग में मिथ है, हो सकता है मिथ, आई डोंट नो। मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं ये दोनों चीज पहले करूंगा तो मेरी फ्लुएंसी बढ़ेगी लिखने की, क्योंकि काफी वर्ड्स वगैरह ग्रामर आप कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग करते हो तो दिमाग में बन जाते हैं, एक चेन बन जाती है, तो ऐसे में फिर आपको एक फ्लुएंसी के साथ आप लिख सकते हो। प्लस कई बार आपको एक कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिल जाते हैं जो आपको लगता है कि ऐसे में उस वर्ड्स को देख के आपको कोई कोट याद आ जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो भी आप ऐसे में यूज कर सकते हो। ऐसी मेरी थिंकिंग है, अब मेरे को मालूम नहीं कितनी एडवांस बेनिफिशियल है मेरे लिए, पर मेरी थिंकिंग है इसलिए मैंने ये किया था। और टाइम कैसे मैनेज किया था आपने इंग्लिश में? सर मेरा मार्क्स से डिपेंड करता है, मेरा जैसे 90 मार्क का पेपर है, 30-30 मार्क के क्वेश्चन है, तो मैं हर एक को 1/3 टाइम दूंगा। मेरा ये कंसेप्ट रहता है हर एक में, भले ये एफएम हो जाए, ईएसए हो जाए, इंग्लिश हो जाए, मार्क्स डिवाइडेड टाइम डिवाइडेड बाय मार्क्स, उसके हिसाब से मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने पूरा लगा दिया इसमें। यस सर, इसमें वो लगा दिया। और कुछ अभिषेक आप शेयर करना चाहें ईएसआई एफएम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे? उसके बाद हम फिर इंटरव्यू के और बढ़ेंगे। ओके सर। सर इस बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आगे थी कि टाइपिंग बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स है इस बार, और अगली बार अगर सेम पैटर्न रहता है या अज्यूम कर सकते हैं, तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप काफी कुछ आराम से हैंडल कर सकते हो। जैसे ईएसआई का जो डेमोग्राफिक ट्रेंड वाला क्वेश्चन था कि ग्रोथ पे किस तरह अफेक्ट करता है, मैंने उसकी शुरुआत की थी डेमोग्राफिक डिविडेंड से, 3-4 मिनट मैंने वही लिखा था, फिर मेरे दिमाग से गया कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने उसको आधा डिलीट किया था, आधा मैंने बाद में कहीं यूज कर लिया था। पर क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन जितने वर्ड्स का था मैंने वो लगभग वो उतने वर्ड्स में लिख दिया था। ये सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे थे, 600 वर्ड्स को मैंने मिनिमम 580 तो हर एक में लिखा है। वो इसलिए हुआ है कि टाइपिंग स्पीड अच्छी है, पर ये 580 वर्ड्स ऐसा नहीं मैंने कचरा डाला है, मैं
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिख रहा था। जैसे क्वेश्चन है उसमें टू द पॉइंट वाली चीज आती है, वो है कि आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, पर आप उस पॉइंट को एग्जांपल्स के साथ एनलार्ज कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, तो वो आपके आंसर को एनरिच ही करेंगे। तो टाइपिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी किया था, मेरे पास पुराने कीबोर्ड रखा था, उससे मैंने प्रैक्टिस की थी देखने के लिए मेरी टाइपिंग कैसी है, ज्यादा बेकार तो नहीं होती है। तो मैंने उससे देखा था मेरी अच्छी टाइपिंग थी, और उसका मैं एवरनोट पे नोट्स बनाता हूँ वो, प्लस मैं कंटेंट राइटिंग करता था वो, तो मेरी टाइपिंग इससे भी इम्प्रूव हुई ऐसा मेरे को लगता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स है, अगर आपकी टाइपिंग स्लो है तो उसको इम्प्रूव करिए, अदरवाइज काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आधा टाइम हो गया, आपने आधे वर्ड नहीं लिखे हैं, या फिर आपने 1/4 वर्ड लिखे हैं, तो बाकी का फटाफट करोगे, उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, प्लस ग्रामर भी सही से नहीं बनेगी। तो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली, जो पहले भी बोल चुका हूँ, सिलेबस पे स्टिक रहो, काफी अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे। बिल्कुल, तो टाइपिंग स्पीड जरूर कीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है और हम डिस्क्रिप्टिव को इग्नोर करते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती है आगे जाकर। और डिस्क्रिप्टिव एक ऐसी चीज है, शायद आप 2 चैप्टर एक रात में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप शायद 7 रातों में भी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो उस पर प्लीज कॉन्स्टेंटली वर्क कीजिए। सिर्फ आधा घंटा भी डेली लगाएंगे तो काफी फायदा हो। अपूर्व, अभी सर एक और इंटरव्यू। चीज में हाँ। सर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा। जब रिसेंटली जो एग्जांपल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आप उसको भी देखिए किस तरह यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नर्स थ्योरी के बारे में ऐसे गूगल पे सर्च कर रहा था, तो उसके अंदर एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वो था आर्टिकल, कि किस तरह इंडिया ने नर्स थ्योरी का यूज करते हुए कोविड को टैकल किया। तो क्वेश्चन नहीं आया, पर अगर मैनेजमेंट पे नर्स थ्योरी पे क्वेश्चन आता, और मैं सारे कंसेप्ट और जो कीवर्ड्स उसके साथ ही एग्जांपल देता है, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता। तो आप ऐसे एग्जांपल्स भी आपको देखते रहना चाहिए जो आप यूज कर सकते हो। एथिक्स हो गया, एथिक्स में तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। तो ये आप नोट्स भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, कि ताकि नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरी लिख रहे हो आर्टिकल। नोट्स का मतलब ये है कि इंडिया टैकल कोविड यूजिंग नर्स थ्योरी, इसमें आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपने क्या क्या किए हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। पर इसको अगर आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग में यूज करोगे तो काफी हेल्प होगा आपको। बिल्कुल। यस सर। एग्जाम्पल्स, फैक्चुअल डेटा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। डेफिनेशन तो कोई भी लिख देगा, स्टैंडर्ड पॉइंट्स तो कोई भी लिख देगा। हाउ यस यू सर। रिलेट द रियल लाइफ एनवायरनमेंट, हाउ यू रिलेट द फैक्चुअल डेटा, द करंट अफेयर्स इन योर आंसर, दैट बेसिकली क्रिएट द डिफरेंस। यस सर। ठीक है। अपूर्व, इंटरव्यू फेज के बारे में बताइए। इंटरव्यू आपका कहाँ हुआ था? सर दिल्ली में हुआ था मेरा। तो कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 13 to 15 मिनट चला था। तो इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या पूछा? कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें, कुछ एचआर से रिलेटेड, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड? यस सर। सर इंटरव्यू में शुरुआत तो मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा मैंने मेंशन किया था अपने बायोडेटा में कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने शुरुआत में उसी के बारे में पूछा कि आप क्या करते हो उसमें, यूट्यूब में क्या क्या बनाते हो। फिर उसने उसको लिंक कर दिया था, उन्होंने उसको लिंक कर दिया था कि हाउ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके अंदर आप अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हो। तो मैंने वो सब बताया था कि यूट्यूब में आप कोलैबोरेट कर सकते हो बाकियों के साथ, प्लस यू कैन यूज वेरियस टेम्पलेट एनिमेशन क्रोमा की एंड अदर टू मेक वीडियो बेटर। प्लस मैंने ये भी मेंशन कर दिया था फैक्ट कि आरबीआई के यूट्यूब पे 93,000 सब्सक्राइबर्स हैं। दिस इज नॉट वेरी गुड, यू शुड ट्राई टू एंड सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, इवन इफ यू आर यूजिंग एडवर्टीजमेंट, ताकि आपकी रीच बढ़े। तो मैंने ये सब कहा था। मेरे यूट्यूब पे 4.5-5 मिनट खींचा था पूरा, क्योंकि उसके साथ साथ नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन डिस्कस हो गई थी, उसके 5C क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, ये सब हुआ था। उसके बाद क्योंकि मैंने बायोडेटा में लिखा नहीं था कि मैं एसबीआई एज अ पीओ ज्वाइन कर चुका हूँ, क्योंकि इस समय ज्वाइन नहीं किया था बायोडेटा लिखते समय, तो वो मैंने मेंशन किया। तो नेक्स्ट पेज मेरा यही था कि वाई एसबीआई, एसबीआई को छोड़ के आरबीआई में क्यों आना चाहते हो, प्लस एसबीआई में क्या काम करते हो। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन मुझसे पूरी तरह बना नहीं था। लाइक उन्होंने योनो के बारे में थोड़ा डीप में पूछ लिया था कि कार लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और एग्जैक्टली मैंने आज तक इस चीज को डील नहीं किया है बैंक में, तो मेरे को याद मालूम नहीं क्या था। तो मैंने बोल दिया सर कि मेरे को पूरा नहीं मालूम है, तो ये लगते हैं, इसके अलावा मेरे को मालूम नहीं है। तो उन्होंने ओके बोल के आगे बढ़ गए थे। फिर बैंक रिलेटेड फंक्शन पूछे, नेफ्ट, आरटीजीएस, सीटीएस क्या होता है, केवाईसी के बारे में पूछा था, क्योंकि मैं हमारा कि उसको तो मैंने पीएमएल से शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ा के फिर मैंने एंड किया था। तो मेरा ये सब था। तो शुरुआती इंटरव्यू काफी जेनरिक था। सेकेंड वाला मेरा बैंक रिलेटेड था। गैप के बारे में उन्होंने पूछा था, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सच बोलूं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है 5 साल की गैप को जस्टिफाई करना। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था,
मेरा 2 बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ। फिर 2020 में मैंने प्रिपरेशन करना शुरू करी बैंकिंग एग्जामिनेशन की, एसबीआई, आरबीआई, एसबीआई बेस्ट बैंक, आरबीआई टॉप रेगुलेटर, एंड मेरा एक में हो गया, मैं सेकंड के इंटरव्यू में। तो इसके बाद से उन्होंने मेरे को बस यही पूछा था कि व्हाई यू आर लिविंग एसबीआई। तो उसके अंदर बेसिक है कि आप पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, प्लस जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑब्वियसली अच्छा है, बाय जॉइनिंग आरबीआई लिविंग एसबीआई इट्स गुड फॉर योर करियर। तो मैंने उसको सब पर्सनली बताया था, रेदर देन गोइंग ब्रॉड आइडियाज की आई विल डू पब्लिक सर्विस। तो वो दोनों केस में होती है, तो आपको इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मैंने वही बताया जो मेरा एक्चुअल रीजन है कि आरबीआई एसबीआई से कई चीजों में बेटर है, इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेरे लिए अच्छा है। तो मेरी इसी पे मेरा इंटरव्यू हुआ था पूरा। बिल्कुल। और इंटरव्यू में कुछ ग्रिलिंग क्वेश्चंस भी पूछे गए आपसे या बड़ा कॉर्डियल सा था? तो कॉर्डियल था, शुरुआत तो जोक से हुई थी। मेरे नाम की स्पेलिंग APORRVE है, तो उन्होंने बोला था आई एम गोइंग टू आस्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट ई इन योर नेम। इस तरह जोक से शुरुआत हुई थी। तो मैंने बोला था कि बचपन से मजाक उड़ाया जा रहा है, एंड ये क्वेश्चन मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था, इस तरीके से मैंने उसको हैंडल किया था। फिर कॉर्डियल इन्वॉल्वमेंट था। थोड़ा सा मेरे को अपसेट सा लगा था कि बीच में उनको कॉल आ गया था, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो मेरे को वापस रिपीट करना कि व्हाट इज द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, इस तरीके से। प्लस मेरा 20वें नंबर पे था इंटरव्यू था, तो थोड़े वो पीछे बैठे थे, तो आगे मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, तो मेरे को वापस रिपीट करवाना पड़ रहा था। तो इन सब चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी कॉर्डियल इंटरव्यू था मेरा। ठीक है। तो आपने यस सर। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई मॉक इंटरव्यू भी दिए थे? यस सर, मैंने एड्यूटेप का मॉक इंटरव्यू दिया था, प्लस और भी कोचिंग में टोटल 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे मैंने। एक मैं कोचिंग नहीं करता क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरा लिया था वो, पर वो काफी सीरियस था, काफी इंपॉर्टेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट लगा था मेरे को भी, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने क्या प्रिपेयर नहीं किया है, तो वहीं से उसने क्वेश्चन पूछे थे। तो उसको हटा दिया जाए तो 2 कोचिंग इंटरव्यू दिए थे मैंने। तो क्या आपको लगा कि आपको मॉक इंटरव्यू से फायदा हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदा होता है, क्योंकि स्पेशली फॉर एड्यूटेप का जब मैं मॉक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं 5-6 क्वेश्चन बता नहीं पाया था। उसका रीजन ये, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी उस लेवल की। अब वही क्वेश्चन नहीं पूछे थे मुझसे, लाइक मुझसे एड्यूटेप में मुझसे स्पीचेस के बारे में लगातार 3 क्वेश्चन पूछे थे, मैं तीनों नहीं बता पाया था। उसके बाद से मैंने आरबीआई स्पीचेस पूरी पढ़ी लास्ट 1 ईयर की। अब मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बात अलग है, पर मैं लोगों की ट्रांसक्रिप्ट देख रहा हूँ तो उनसे स्पीचेस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर वो मैं पढ़ के मैं गया था तो मैं हैंडल कर लेता, पर अगर मैं पढ़ के नहीं जाता, मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते तो दिक्कत हो जाती। That's good. तो यस सर। और कुछ इंटरव्यू में ऐसा हुआ हो अपूर्व जो आप बताना चाहें? सर, इंटरव्यू में एक चीज मेरे को लगी थी कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपने बबल में रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे पहले दूसरे इंटरव्यू आए थे, उन्होंने बोला था कि वो गैप के पीछे बहुत ग्रिल कर रहे हैं, तो लोग उसमें काफी लग गए थे, किस तरह मैं जस्टिफाई करूँ, किस तरह मैं जस्टिफाई करूँ। एक बंदे ने तो पूरी स्टोरी बनाई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वक्त से मेरे को बताया, मतलब ठीक है। मैंने ये सोचा था कि इंटरव्यूअर आर वेरी एक्सपीरियंस, नॉट एज अ बैंकर ओनली बट इन लाइफ ऑल्सो। दे नो कि आप कम उनको उल्लू बना रहे हो, वो कर चुके हैं ये सब चीजें। तो मैंने ऑनेस्टी वाला प्रिंसिपल जो है वो मेंटेन किया कि मैंने क्या किया असल में वही है। प्लस मेरे साथ एक ये भी फायदा था कि मैंने यूट्यूब चैनल प्लस फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मैंने उस चीज को भी बताया कि अलॉन्ग साइड विद प्रिपरेशन मैंने ये सब चीज में मैं खुद को एंगेज रखा था। तो इस तरह मैं जस्टिफाई किया था गैप को। प्लस यूट्यूब के बारे में उन्होंने 5 मिनट लगातार क्वेश्चन पूछे थे, यूट्यूब नहीं पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन को रिलेटेड लेते हुए। तो मेरा काफी सही हो गया था उसके कारण। ठीक है। और अपूर्व, जाने से पहले आप कुछ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? सर, आखिरी मैसेज यही है कि प्रिपरेशन करना पड़ेगी आपको, क्योंकि वो टफ कंपटीशन है। कोई भी हो आप, भले आप इंजीनियर हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगी। वह प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजी के साथ करना पड़ेगी। हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा, आपको लगेंगे। तो बेस्ट ये है कि सिलेबस पे स्टिक रहिए, अपनी कमी ढूंढिए कि भैया मैं कहाँ पे कमजोर हूँ। तो अगर वो कमजोरी आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है तो उसको सॉल्व करिए। और अपने जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज में अच्छे हो तो उसको इग्नोर कर देना। जो मैंने किया था वो बेवकूफी थी, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा गलत होता क्वांटिटी में तो मैं बाहर हो जाता। तो वो गलती भी नहीं करनी है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है। कोई कुछ बता रहा है 5-10 मिनट तो सुन लेना है, ईगो पे नहीं लेना है। ये सब करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू अपूर्व, बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू दिया आपने और आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, यस बहुत सर। क्लैरिटी है आपको। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और सीरियसली बहुत थैंक यू बहुत सर। थॉट क्लैरिटी लगी मुझे आपसे बात कर कर।
और आपका जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशनलेस आंसर है आपका, मतलब ना तो आप एक्साइट होते हैं, ना आपके फेस पे कोई चेंज आता है, मतलब उससे लगता है कि आप बड़ी नो एक, हम कहते हैं ना कि सुलझी हुई पर्सनालिटी है। तो आई होप ऐसे ही रहेंगे आप। और सर थैंक यू सर, बट सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, लाइक अभी मैं कुछ सीरियस काम कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम काइंड सीरियस, अदरवाइज मैं भी थोड़ा मस्त मजा हूँ दोस्तों के साथ स्पेशली। नहीं ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए लाइफ यस में, सर। मस्ती भी जरूरी है, बट आई कैन अंडरस्टैंड आपने बहुत यस स्ट्रगल किया है, हार्डवर्क किया है, पेन फील की है, फाइनली सर। जाके आपको वो रिलीफ और सेटिस्फेक्शन मिला है, तो वो आपके फेस पे झलक रहा है, आई यस कैन फील सर। दैट। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक वंस थैंक यू अगेन सर। अपूर्व, अच्छा कीजिए आर्मी में जाके, एंड गो बिल्कुल अप द सर, लेटर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। हैव अ नाइस, गुड नाइट सर।